नमस्ते बच्चों। कल की वीडियो में हमने शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जिसमें हम अणुओं की आकार के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया था। हमने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स, इनके कुछ सामान्य गुण भी हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद जो अगला वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट का किया गया है वो है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शर्करा और अशर्करा। शर्करा ये मीठे स्वाद युक्त कार्बोहाइड्रेट हैं, और जो बिना मीठे स्वाद वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें कहा जाता है अशर्करा। फिर है अपचायी एवं अनपचायी। वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक, जिसका पूरा नाम है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, द्वारा अपचयित हो जाते हैं, अर्थात जिनका अपचयन हो सकता है फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक द्वारा, वो कहलाती हैं अपचायी शर्करा। इसके उदाहरण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दो ऐसे नाम हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो इन नामों को आप पहचानिए। ग्लूकोज के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फ्रक्टोज भी ग्लूकोज के आणविक सूत्र वाला ही यौगिक है, जिसकी संरचना कुछ अलग होती है, उसकी डिटेल भी हमें पढ़नी है। ये तो थी अपचायी शर्करा। वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होते, वे कहलाती हैं अनपचायी शर्करा, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज की भी डिटेल हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हमें एक एक करके डिटेल लेनी है। सबसे पहले हम डिटेल में लेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के सामान्य गुणों में हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देखते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, अर्थात जल की उपस्थिति में जो नहीं टूटते, दोबारा सुने, जल की उपस्थिति में नहीं टूटते, जल अपघटन नहीं होता, या हम कह सकते हैं ये सबसे छोटे और सामान्य कार्बोहाइड्रेट हैं जो किसी और कार्बोहाइड्रेट में नहीं बदलेंगे। इनका अपघटन तो होगा, ये टूटेंगे भी, लेकिन किसी और कार्बोहाइड्रेट में नहीं बदलेंगे। उनको कहा जाता है मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज वेल नोन एग्जाम्पल हैं इसके। अब मोनोसैकेराइड्स के बारे में कुछ और जानते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ देखिए, मोनोसैकेराइड को दो भागों में विभक्त किया गया है, एल्डोज और कीटोज। इसको समझें। परिभाषा ध्यान में लाएं। हमने जो आधुनिक परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की थी, वो परिभाषा ये थी: प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, यहाँ आपको ध्यान देना है, मैं आपको इसी पॉइंट को समझाना चाहती हूँ। कार्बोनिल यौगिकों में दो प्रकार के यौगिक आते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। इन दोनों को मिला करके कार्बोनिल कहा जाता है। तो मोनोसैकेराइड या तो एल्डिहाइड ग्रुप रखने वाले होंगे या होंगे कीटोन ग्रुप रखने वाले। वे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है, और दूसरे प्रकार के वे जिनमें कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इस आधार पर इनको दो नाम दिए गए हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज वे मोनोसैकेराइड जो एल्डिहाइड CHO इसका सिंबल है समूह से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्डोज। यह C1 जितनी भी कार्बन की श्रृंखला होगी उसमें एक नंबर कार्बन पर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एल्डिहाइड समूह है, CHO हमेशा एक नंबर कार्बन पर ही रहता है। दूसरे प्रकार के मोनोसैकेराइड हैं कीटोज, जो कीटोन ग्रुप इस प्रकार से होता है। देखो, एल्डिहाइड में एक संयोजकता खाली रहती है, कीटोन में कार्बन की दो संयोजकताएं खाली रहती हैं, C डबल बॉन्ड O, दो संयोजकताएं खाली। तो क्योंकि दो संयोजकताएं खाली है तो ये एक नंबर पर नहीं होगा, हमेशा चेन के बीच में होता है।
इन्हें कहा जाता है कीटोज। ये अंतिम कार्बन के सिवा कहीं भी हो सकता है। अब एक और सारणी आपके इसमें दे रखी है, इसको देखते हैं। इसे देखिए, हमें ध्यान है कि मोनोसैकेराइड, इसके जनरल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, मोनोसैकेराइड 3 से 7 कार्बन परमाणुओं के हो सकते हैं। कम से कम 3 कार्बन परमाणु होने जरूरी हैं, अधिक से अधिक इसमें 7 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। तो इधर कार्बन परमाणुओं की संख्या दी हुई है। जिन मोनोसैकेराइड्स में 3 कार्बन परमाणु रहते हैं उनके लिए ट्रायो शब्द काम में आता है, ट्रायो। अगर उनमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है तब हम उसे कहेंगे ट्रायोज। एल्डिहाइड के लिए एल्डो शब्द काम में आता है। देखिए, ट्रायोज का मतलब है 3 कार्बन वाला, और यदि एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो एल्डो ट्रायोज, और अगर कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटो ट्रायोज। 3 कार्बन के मोनोसैकेराइड का मतलब है ट्रायोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है तो एल्डो ट्रायोज, और यदि कीटोन ग्रुप उपस्थित है तो कीटो ट्रायोज। 4 कार्बन के लिए टेट्रोज। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन के लिए पेंटोज। एल्डिहाइड है तो एल्डो पेंटोज, कीटोन है तो कीटो पेंटोज। 6 कार्बन के लिए हेक्सोज। आपको पेंटोज और हेक्सोज के बारे में ज़्यादा पढ़ना है इस पाठ में। ये आएंगे, बार बार एग्जाम्पल आएंगे, डिटेल आएगी इनकी। 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड के लिए हेक्सोज। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज, और यदि कीटोन ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज। एग्जाम्पल देखिए, मेन जो आपको पेंटोज के एग्जाम्पल देखने चाहिए। पेंटोज में एल्डो पेंटोज का एग्जाम्पल है राइबोज, और कीटो पेंटोज का एग्जाम्पल है राइबुलोज। इनको आपने पढ़ना भी है। 6 कार्बन हेक्सोज में एल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये पाठ में हमें पढ़ने हैं, राइबोज पढ़ना है। और 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड हेक्सोज में अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज, जिसका एग्जाम्पल फ्रक्टोज आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से मोनोसैकेराइड को नाम दिए जाते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर एल्डो या कीटो लगा दिया जाता है। अब हमें डिटेल में पढ़ना है मोनोसैकेराइड के 2 एग्जाम्पल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज है, 6 कार्बन, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप वाला 6 कार्बन का यौगिक है ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज है, 6 कार्बन वाला यौगिक जिसमें कीटोन ग्रुप है, तो ये है फ्रक्टोज। अब है ग्लूकोज की डिटेल पढ़ेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र C6H12O6 है। तो यहाँ पर आपने एक बात सीख ली, ग्लूकोज का सूत्र आपको याद हो गया होगा, बहुत बार पढ़ लिया हमने, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, C6H12O6। फ्रक्टोज एक नया नाम है, नाम भी याद कर लें, और उसका सूत्र ग्लूकोज वाला है, ये भी याद कर लें। ग्लूकोज प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। यह बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का एकलक होता है, मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए ग्लूकोज को प्रकृति में यूज़ किया जाता है, सेलुलोज, स्टार्च आदि। ग्लूकोज मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में का मतलब है फ्री ग्लूकोज, इसके साथ और कुछ नहीं जुड़ा हुआ, उस रूप में भी मिलता है, और संयुक्त रूप में भी मिलता है। मुक्त रूप से यह पके हुए अंगूर में,
शहद में और मीठे फलों में बनता है, मिलता है, और मानव के रक्त में भी बहुत कम मात्रा में 0.1% की मात्रा में उपस्थित रहता है। इससे ज़्यादा ग्लूकोज हो तो हम उसे डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी कह देते हैं। और संयुक्त अवस्था में डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में उपस्थित होता है। ग्लूकोज बनाने की विधियाँ, ग्लूकोज बनाने के लिए 2 विधियाँ काम में लाई जाती हैं। इस पर आपके प्रश्न भी है तो इसको ध्यान से समझेंगे। ग्लूकोज को बनाने के लिए या तो सुक्रोज काम में लाया जाता है। सुक्रोज गन्ने की चीनी को बोलते हैं, इक्षु शर्करा या गन्ना, इससे मिलता है। यह डाइसैकेराइड होता है, 2 ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। सूत्र देखिए C12H22O11, इससे बनता है। जब सुक्रोज का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में, ये देखिए ये सुक्रोज जल अपघटन, जल के साथ क्रिया हो रही है, अम्ल की उपस्थिति H पॉजिटिव दिखाया हुआ है की उपस्थिति में होता है, तो यह 2 अणुओं में टूट जाता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। यह है सुक्रोज, याद करें C12H22O11। हमें चाहिए ग्लूकोज C6H12O6 और एक फ्रक्टोज, वो भी C6H12O6। क्योंकि इन दोनों में ध्यान दें 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन मिलकर 24 हाइड्रोजन हुए। इसमें हाइड्रोजन सिर्फ 2 थे, वो 2 हाइड्रोजन वाटर से मिल जाएंगे। 6 और 6 12 ऑक्सीजन है, यहाँ सिर्फ 11 ऑक्सीजन थे, तो 1 ऑक्सीजन वाटर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद क्या करना है, एक तो सुक्रोज का सूत्र C12H22O11 और दूसरा यह जल अपघटन द्वारा जल के साथ क्रिया के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु देता है। दूसरी विधि है स्टार्च से। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, सुक्रोज था डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना था। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना है, और उस मोनोसैकेराइड का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज से मिलकर स्टार्च बना है। तो स्टार्च का जब जल अपघटन करवाया जाता है अम्ल की उपस्थिति में 393 केल्विन ताप और 2 से 3 वायुमंडलीय दाब पर, तो यहाँ पर स्टार्च का सूत्र देखिए C6H10O5। ग्लूकोज में से एक वाटर कम किया है। वाटर कम करने का मतलब है 2 हाइड्रोजन कम किए, H10 हो गया, 1 ऑक्सीजन कम किया, O5 हो गया। इसके जब N यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं ग्लूकोज की, ये वाटर निकालने के बाद C6H10O5 जब N टाइम्स जुड़ जाता है, हम उसको कहते हैं स्टार्च। अब इसका जब जल अपघटन करेंगे तो N अणु ही जल के काम आएंगे अम्ल की उपस्थिति में, और ये सारे के सारे ग्लूकोज में बदल जाएंगे। देखिए ध्यान दो, यहाँ पर N होने का मतलब है ये सब लाइन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर N होने का मतलब है N संख्या में ग्लूकोज के अणु अलग अलग पड़े हैं। पहले का मतलब अलग अलग अणु होता है, और ब्रैकेट के बाहर जो पाम में लगा होता है उसका मतलब एक श्रृंखला होती है। तो ये 2 तरीके हुए ग्लूकोज प्राप्त करने के, एक सुक्रोज से मतलब गन्ने से, और दूसरा स्टार्च से। इस पर प्रश्न है तो आपको ये अच्छे से करना है। ग्लूकोज के भौतिक गुण, यह एल्डोहेक्सोज है। दोबारा समझें, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप वाली 6 कार्बन। इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और मीठा होता है। हमने उदाहरण किया था, यह शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसका गलनांक 419 केल्विन है, और इसका जो मोनोहाइड्रेट है जिसमें एक अणु जल का जुड़ा रहता है उसका होता है 319 केल्विन। ग्लूकोज बहुत आसानी से घुल जाता है जल में, अल्कोहल में बहुत कम घुलता है और ईथर में घुलता ही नहीं। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्रकृति का होता है, ये आपको समझा देते हैं। जब हमने परिभाषा की थी, हमने किया था कार्बोहाइड्रेट प्रकाशीय सक्रिय यौगिक हैं, जिसमें आपको ये समझाया था कि यह स्वयं पर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देते हैं। तो ग्लूकोज पर जब प्रकाश गिरता है तो यह प्रकाश की दिशा बदलता है दाईं तरफ।
प्रकाश को दाईं तरफ घुमा देता है, ऐसे यौगिकों को कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। तो इसकी प्रकृति होती है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसके बाद ग्लूकोज की संरचना और विन्यास आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। देखिए, आज हमें ग्लूकोज की बहुत बढ़िया संरचनाएं पता हैं, जिनकी सहायता से हम बहुत सारी रिसर्च भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, उनकी जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब ग्लूकोज खोजा गया था उस समय इसकी संरचना नहीं ज्ञात थी वैज्ञानिकों को, तो बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े, बहुत सारे काम करने पड़े वैज्ञानिकों को, अभिक्रियाएं करनी पड़ी ग्लूकोज की प्रॉपर स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए। तो अब हमें जो भाग पढ़ना है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की जो अब संरचना है वो कैसे मिली, वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी अभिक्रियाएं, कौन कौन से प्रयोग किए, उनको क्या क्या पता चलता रहा। हर एक अभिक्रिया के बाद, हर एक प्रयोग के बाद कुछ नया पता चलता है, फिर उसको और ऐड करके संरचना तैयार की जाती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे। आज आपको जो मुख्य बातें समझनी है इस वीडियो में, आप एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सूत्र याद करें, सुक्रोज का और स्टार्च का सूत्र याद करें, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लूकोज का प्रिपरेशन, उसको भी याद करें। थैंक यू।